हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च को और ये हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक्शन रिसर्च आपका है क्या, कहाँ से आया है, किसने इसे दिया है। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। और आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इससे रिलेटेड हम सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जितने मुझे मिले हैं प्रीवियस ईयर के वो लिए हैं मैंने, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। ठीक है, तो फटाफट से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू, एक्शन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है आपका। ठीक है, उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य आपका क्या है। फर्स्ट है आपका गेन न्यू नॉलेज, यानी कि नवीन ज्ञान की खोज करना। फिर आता है डेवलप द साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, यानी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, या फिर मॉडिफाइड एजुकेशनल प्रैक्टिस इन स्कूल एंड क्लासरूम, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस ऑल ऑफ दीज को देख करके फिसल मत जाना कि सारे लगा देते हैं, ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। ना तो हम नवीन ज्ञान की खोज करते हैं उसके अंदर में, ना ही हम कोई व्यवहार विज्ञान का विकास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में कल की वीडियो में डिस्कस किया था, विद्यालय और आपकी क्लासरूम से रिलेटेड, यानी कि विद्यालय स्कूल की चार दीवारी के अंदर की जो भी समस्या होगी उसको समस्या को सॉल्व करना, उस कार्य प्रणाली में सुधार लेकर आना, टीचर अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लेकर के आए, ये आपका किस में आता है, एक्शन रिसर्च में आता है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। इट इज़ कंडक्टेड बाय टीचर्स एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल्स, यानी कि ये जो आपका किसके द्वारा, अध्यापकों और शिक्षा व्यवसायों से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखेंगे इट इज़ कंडक्टेड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक बात है। इट इज़ कंडक्टेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एट अ ब्रॉडर लेवल। ठीक है, देखेंगे भाई, इट इज़ कंडक्टेड टू फोकस ऑन द सोल्यूशन ऑफ द डे टू डे प्रॉब्लम एट लोकल लेवल। ये हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था कि ये रोज़मर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए होगा एक्शन रिसर्च हमेशा। ठीक है, इसको करेगा कौन, टीचर्स करेंगे और एजुकेशन जो प्रोफेशनल है वो करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, कल ही हमने देखा था। इसके अलावा इसमें जो आपका क्या होगा, प्रॉब्लम जो होगी स्पेसिफिक किसी एक समस्या के लिए होगा ये, और उस समस्या के लिए कंडक्ट किया जाएगा, ये भी ठीक बात है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि ये ब्रॉडर लेवल पर कभी भी नहीं होगा, यानी कि ये क्या नहीं होगा, व्यापक स्तर पर नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, व्यापक स्तर पर। व्यापक स्तर पर कभी भी नहीं होगा, ये बहुत ही सीमित स्तर पर किया जाता है, क्योंकि व्यापक कितना हो सकता है, आपके विद्यालय की जो प्रॉब्लम है वो आपके स्कूल के अंदर की ही प्रॉब्लम होगी ना, वो स्कूल से बाहर तक भी नहीं है, तो व्यापक स्तर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, नॉट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, तो यानी कि जो गलत है वही सही होगा आपका। ठीक है, तो क्या रहेगा, सी नंबर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च मेक्स रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। भाई ऐसा कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। भाई रिसर्च तो बहुत सारे होते हैं, ऐसी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको एक्शन रिसर्च बनाती है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, की उपकल्पनाओं का निर्माण करना, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो भी रिसर्च की जाती है उसमें उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, चाहे वो कोई भी रिसर्च हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रोग्राम का क्रियान्वित और अंतिम मूल्यांकन, यानी एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवैल्यूएशन। फिर आता है आपका सामान्यीकरण, यानी कि जनरलाइजेशन, वो तो सभी रिसर्च में होता है। शोध कल्प का अपरिवर्तन और कठोर होना, रिजिड रिसर्च डिज़ाइन होना, बिल्कुल नहीं है। कल की हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो एक डिज़ाइन होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवैल्यूएशन। पहली बात तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जाएगा, यानी कि एक्शंस लिया जाएगा। यहाँ तो आप वर्ड भी पकड़ोगे ना तो भी समझ आ जाएगा कि प्रोग्राम क्या, जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसको क्रियान्वयन किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, त्वरित समस्या से रिलेटेड होता है। ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन आपके सामने है, जो समस्या आपके सामने, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसका क्या होगा, एक फाइनल इवैल्यूएशन भी किया जाता है बाकी रिसर्च से, इसीलिए ये डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्शन जो होता है वो तुरंत लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट सुटेबल फॉर एक्शन रिसर्च। इनमें से देखो, मैंने कल आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो कि आपकी एक्शन रिसर्च में काउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दे दी है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो एक्शन रिसर्च में आपकी काउंट नहीं होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर एक्शन रिसर्च, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं, रुको मैं कर लेती हूँ खुद को हाइड ही,
क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इंप्रूविंग हैंडराइटिंग ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट इन हिंदी। हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख के सुधार में, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो टीचिंग से रिलेटेड होगी, जो बच्चों से रिलेटेड होगी, वो आपकी एक्शन रिसर्च में आएगी। स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ यूजिंग रिटन प्रेज ऑन 7th ग्रेड स्टूडेंट्स बिहेवियर एज कंपेयर टू वर्बल प्रेज, यानी कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा और मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई 7th क्लास के बच्चों को अगर आप लिखित प्रशंसा करते हैं, ठीक है, यानी कि जो वेरी गुड वगैरह देते हैं वो हो गया, मौखिक प्रशंसा करते हैं, उसका प्रभाव जो रहता है, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी आपका एक्शन रिसर्च का एक टॉपिक हो सकता है, ठीक है। एफिकेसी ऑफ कंप्यूटर एड इंस्ट्रक्शन ओवर ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर स्थायित अनुदेशन का प्रभाव क्या है, देखेंगे। चलो, यूज ऑफ एटलस एंड ग्लोब इन द लर्निंग ऑफ ज्योग्राफी। भाई भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब का प्रयोग जो है वो किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए, उस पर भी एक्शन रिसर्च हो सकता है। लेकिन परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रयोग, यानी कि एफिकेसी ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ओवर ट्रेडिशनल मेथड, ये हमारा एक्शन रिसर्च के अंदर में नहीं आता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिसर्च कंसर्न विद सोशल प्रॉब्लम्स कैरिड ऑन बाय द स्कूल पर्सनल टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस इज, यानी कि वो अनुसंधान जो सामाजिक समस्या संबंधित होता है, विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों योग्य सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है भाई, सीधी सी बात है ना, मौलिक अनुसंधान है, ना ही आपका कोई सोशल रिसर्च है, क्या है आपका एक्शन रिसर्च है। क्रियात्मक अनुसंधान होता है जो कि सामाजिक समस्या संबंधित होता है। विद्यालय जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपका एक्शन रिसर्च ही होगा हमेशा, विद्यालय या टीचर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। इंपॉर्टेंस कल हमने डिस्कस किया था ना, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, कौन सा कथन सही नहीं है, ये नहीं आपको पेपर में देखना है। ज़्यादातर बच्चे हम लोग क्या करते हैं ना, इसको घर आकर के देखते हैं, ओफो इसमें नहीं लिखा हुआ था, मैं तो सही वाला लगाया ही, ये वाला काम नहीं करना है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, बिल्कुल ठीक बात है। कंज्यूमर इज द रिसर्चर, कल भी हमने डिस्कस किया था। अनुसंधान करता भाई एक टीचर है, अपनी क्लास की प्रॉब्लम के लिए अनुसंधान कर रहा है, तो जो सोल्यूशन निकल के आएगा उसका उपभोक्ता कौन होगा, वो टीचर ही होगा, है ना, ठीक है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉब्लम जैसे ही आई उसके ऊपर अनुसंधान किया, उसका सोल्यूशन निकाल लिया। कोई सिद्धांत प्रिंसिपल बना करके नहीं छोड़ने, कोई दुनिया भर में लागू नहीं करने हमें। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। अब देखो यहाँ तक तो ये ऑप्शन बढ़िया था, ठीक है। इत आगे थोड़ी सी काम कर दियो गड़बड़, ठीक है। उन्होंने बोला है कि मूल्यांकन नहीं किया जाता ना भैया। एक्शन रिसर्च में हमने कल ही डिस्कस किया था कि इसमें लास्ट में सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन भी किया जाता है, मूल्यांकन भी किया जाता है। ये एक्शन रिसर्च का एक स्टेप है बाकायदा, ठीक है। तो आपने नॉट पूछा था, नॉट वाले में आपका आंसर रहेगा कौन सा, सॉरी सी, ठीक है जी। 10th हो गया आपका। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं फटाफट से। देखो जी नेक्स्ट क्या है, इन द एक्शन रिसर्च, एक्शन मतलब क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में, ठीक है। तो क्रियात्मक हाइपोथेसिस आर फॉर्मेटेड ऑन द बेस ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, यानी क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण जो होता है वो समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, ठीक है जी। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर होता है, बेसिस ऑफ सम रैशनल्स, ठीक है। या फिर हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड सो दैट दे कैन बी स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड। क्रियात्मक उपकल्पना निर्माण जो होता है इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। या फिर क्रियात्मक जो हाइपोथेसिस आर नॉट फॉर्मुलेटेड, यानी कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया ही नहीं जाता। ये तो बिल्कुल ही वाहियात ऑप्शन है। हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस बनाया जाता है, और किस लिए बनाया जाता है, समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब कल मैंने आपको बताया था ना कि अगर क्लास में जो मैथमेटिक्स में बच्चे कमज़ोर हैं तो उसके सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉज ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा उनको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट लर्नर्स है, क्या पता मेथड अच्छा नहीं है, ठीक है, क्या पता बच्चे को डिसलेक्सिया भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्या है आपके कॉजेज देखते हैं, कारणों पर आधारित होता है। जो कॉज होते हैं उसके हिसाब से फिर हम हाइपोथेसिस करते हैं कि ये इसके उपाय किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण जो होता है वो समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। फिर आता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किया जाता है छात्रों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा या विद्यालयों से संबंधित कर्मचारियों द्वारा। सभी तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता हर बार। विद्यालयों से संबंधित किसके द्वारा किया जाता है,
कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य जो होता है क्या होता है? समस्या का समाधान करना, नवीन शोध करना, उपाधि प्राप्त करना या पुरस्कार प्राप्त करना। देखो ये जो अच्छा सा ऑप्शन लग रहा है ना, शोध करना, कहीं सोचो क्रियात्मक अनुसंधान है तो शोध होगा इसके अंदर, ना जी बिल्कुल भी नहीं। कोई नई खोज नहीं करनी, ना हमें उपाधि चाहिए ना हमें पुरस्कार चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए कि हमारे स्कूल की चार दीवारी के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका सोल्यूशन हो जाए, बस इतना सा काम होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, तथ्यात्मक है या फिर उपयुक्त सभी है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ना तो सैद्धांतिक होता है ना तथ्यात्मक होता है, क्या होता है? व्यवहारिक होता है, यानी कि प्रैक्टिकल पर आधारित होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है और प्रैक्टिकल ही सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो इसीलिए ये क्या होता है? व्यवहारिक समस्या का व्यवहारिक उपाय होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान में। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। क्या सीमा होती है? विद्यार्थी तक, विद्यालय तक, मोहल्ले तक या समाज तक, किस तक सीमित होता है भाई? विद्यालय तक सीमित होता है क्रियात्मक अनुसंधान, विद्यालय के अंदर की प्रॉब्लम्स तक सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं होगा? ये देखो कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान के दायरे में यानी उसके क्षेत्र में आती है। हमने इसका स्कोप, इसका एरिया कल जो है हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर देखना आप लोग। पार्ट 1 जो है आपका, बच्चों का परस्पर झगड़ना, शैक्षणिक सामग्री और उपकरणों की समस्या, प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकों की पारस्परिक सहयोग व प्रधानाचार्य व शिक्षकों के परस्पर झगड़े। देखो जी, सारी चीज़ें हम लिखेंगे इसके अंदर। बच्चों का परस्पर झगड़ा जो होगा वो क्यों होता है, किन कारणों से होता है, ये आपका क्रियात्मक अनुसंधान में शामिल होगा, बिल्कुल ठीक बात है। शैक्षणिक सामग्री और उपकरणों की समस्या अगर आ रही है तो उसके ऊपर एक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, इनका आपस में पारस्परिक सहयोग क्या है, उस पर भी एक्शन रिसर्च होगा। लेकिन प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, भाई प्रिंसिपल और टीचर के बीच में कोई अगर तानातानी चल रही है, कोई सैलरी को लेकर के, कोई काम को लेकर के, उसके ऊपर एक्शन रिसर्च कौन करेगा? प्रधानाध्यापक और शिक्षक। बाकियों पे करते हैं तो इनके ऊपर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। प्रिंसिपल और टीचर के बीच में अगर कोई किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है तो उसके ऊपर एक्शन रिसर्च नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एनसीईआरटी द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई थी? 1961, 1962, 1964 या 1963? हमने कल ही डिस्कस किया था। कब की गई थी? 1962 में की गई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में डैश, क्रियात्मक अनुसंधान में डैश, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है। ठीक है जी, किसी तर्क युक्त विवेक पर आधारित होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किस प्रकार किया जाता है ताकि उसका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके, या फिर क्रियात्मक उपकल्पना का कोई निर्माण नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन हो गया है आपका रिपीट। ठीक है, तो इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्या हो गया? समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो उसके कॉजेज होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके क्रियात्मक अनुसंधान से जो भी मुझे मिले वो मैंने आप लोगों के लिए निकाले यहाँ पे। ठीक है जी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर शेयर किया करो यार, और ये लाइक करने में तो कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करो। जितनों ने यहाँ तक वीडियो देखी ना, सबके सब अभी के भी लाइक करो। ठीक है यार, मोटिवेशन मिलता है, लाइक करो। यूट्यूब को भी पता चलना चाहिए टेट मंथन नाम का चैनल आ चुका है यूट्यूब पे, है ना। ऐसे कैसे पता चलेगा? लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो, है ना। तो इसीलिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है ना उसको हिट कर दिया करो। मेरे चैनल की स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 300 बच्चों ने सिर्फ बेल आइकन को हिट कर रखा है, बताओ। और मैं यहाँ पे चीख चीख के मर गई, बेल आइकन हिट कर दो, बेल आइकन हिट कर दो। अरे कर दो रे बाड़को, ताकि ये घंटी बज जाए जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।